तो इनटू द वाइल्ड सेगमेंट में आज हम फोकस कर रहे हैं ताल छापर सेंचुरी। ये दिल्ली से 380 किलोमीटर दूर राजस्थान के चूरू जिले में है। इसकी क्या विशेषता है, इस पर बातचीत के लिए स्वागत कीजिए अतुल जी का। नमस्कार। नमस्कार अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है। अतुल जी, क्या विशेषता है ताल छापर सेंचुरी की? सर, ताल छापर सेंचुरी वैसे कृष्ण मृग अभयारण्य जो बोलते हैं, सो इट्स ए ब्लैक बक सेंचुरी बाय गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। इट्स ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जो हैबिटेट उसने डेवलप किया है तो इट बिकम स्पेशल फॉर बर्ड्स एंड उसके लिए स्पेशली बर्ड्स ऑफ प्रे के लिए ये बहुत अच्छा हैबिटेट बन गया है। जिस तरह वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हैं, खासकर बर्डिंग का आपको बहुत शौक है, तो ताल छापर में किस तरह के पक्षी या पशु हम देख सकते हैं? सो इन टर्म्स ऑफ पक्षियों में मैम जो शिकारी पक्षी हैं जिनको रैप्टर्स बोलते हैं, तो कोई भी पक्षी जो दूसरे पक्षी का या जानवर का शिकार करके ही खाता है उसको रैप्टर्स बोलते हैं। तो ये रैप्टर्स अमूमन इनका खाना क्या है वहाँ सेंचुरी में? सो सेंचुरी में सर दो तरह के हैबिटेट हैं। एक तो ग्रासलैंड डेवलप किया है गवर्नमेंट ने, दूसरा जो एरिया है गौशाला का वहाँ पे श्रब्स एंड बुशेज है। सो ग्रासलैंड में जो मिलते हैं लोकस्ट एंड ग्रासहोपर्स, जो कीड़े मिलते हैं, उनको खाने के लिए हैरियर्स, केस्ट्रल्स, कुछ तरह के रैप्टर्स। ये आइडेंटिफाई भी करिए, ये पक्षी कौन से हैं? बहुत खूबसूरत तस्वीरें निकाली हैं आपने। जी, ये टोनी ईगल है जो यहाँ का रेजिडेंट बर्ड है, और ये स्पाइनी टेल लिजर्ड का इनका मेन खाना है जो आपको खाते हुए दिख रहा है। ये इजिप्शियन वल्चर है। ये बूटेड ईगल है जो स्पाइनी टेल इसने अपने पंजे में पकड़ा हुआ है। तो ये भी बूटेड ईगल है स्पाइनी टेल लिजर्ड के साथ। तो काफी बर्ड्स ऑफ प्रे देखने को मिलते हैं ताल छापर की अगर बात करें। जी मैम, तो रेप्टर्स में होते हैं, ईगल्स होते हैं, वल्चर्स होते हैं, फाल्कन्स होते हैं, केस्ट्रल्स उनमें आते हैं, छोटे फाल्कन्स जो होते हैं, बजर्ड्स होते हैं। तो बहुत वेराइटी ऑफ सब कैटेगरीज हैं उसमें जी। तो उनका जो प्रे बेस है, जो उनका खाना है, तो स्पाइनी टेल लिजर्ड यहाँ काफ़ी नंबर्स में और अच्छे कॉन्ग्रेगेशन में मिलता है। सो दैट्स प्योर प्रोटीन फॉर देम एंड फूड जी। फॉर देम। और एक बहुत देखिए कुदरत का करिश्मा कि कैसे बर्ड्स को पता चल जाता है कि सीजन चेंज हो रहा है और उन्हें माइग्रेट करके दूसरी जगह जाना है। अब अगर हम रशिया या साइबेरिया की बात करें तो अतुल जी, अब धीरे धीरे वो वक्त आ रहा है जब वहाँ पे बहुत ठंड बर्फ होगी। पक्षियों को कैसे पता चलता है कि भैया अब चलो माइग्रेट करके इंडिया चलें, अब ताल छापर चलें? ये सेम ही है सर, जैसे हम देखते हैं ना, जो फॉरेनर्स हैं, यूरोपियंस लोग इंडिया आते हैं विंटर में ही आते हैं क्योंकि क्लाइमेट उनको सूट करता है। वहाँ बर्फ़ जम गई है, कुछ अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं है, तो इंडिया इज सूटेबल फॉर देम। तो सेम विद द बर्ड्स, जो भी बर्ड्स हैं वो सितंबर अक्टूबर में आना शुरू हो जाते हैं, और जब यहाँ का एनवायरनमेंट उनके लिए अच्छा होता है तब तक यहाँ रहते हैं, फिर मार्च में वापस चले जाते हैं। कौन से बर्ड्स हैं ये जो माइग्रेट करते हैं? सो ऑल लाइक ईगल्स भी हैं, वल्चर्स भी हैं, डेमोजेल क्रेन्स हैं, वो आती है हर साल सितंबर में और मार्च में वापस चली जाती है। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात अतुल जी बता रहे थे कि अगर मान लीजिए साइबेरिया से कोई ईगल आई भारत और ताल छापर, तो वो वहीं उसी पेड़ पर आती है, उसको पता है ठिकाना? जी, उसका फिक्स, मतलब जो भी ईगल एक पेड़ पे आके बैठता है उसका फिक्स वही रहेगा, हर साल वहीं आके बैठेगा और उसका एक रूटीन रहेगा। तो उनके पास भी कुछ जीपीएस है, कोई नेविगेशन सिस्टम है? वो तो भगवान ने कुछ ना कुछ देन है ही सर। जी जी। ये कौन सा पक्षी है? ये सर ब्लैक विंग काइट है, जो एक माउस का इसने शिकार किया है। ये कॉमन केस्ट्रल है, जो लोकस्ट इसके पैर में दिख रहा है, उसको पकड़ के बैठी है। तो ये बताइए, आपने एमबीए किया था टूरिज्म में ग्वालियर से, कैसे आपको पता चला इतनी वैरायटी हैं और 380 प्रजाति तो ताल छापर में है? कैसे आप एक झलक में ही पहचान लेते हैं कौन सा पक्षी है? थोड़ा सा इंटरेस्ट भी होता है, प्लस एक्सपीरियंस है आपका कि नाउ इट्स ऑलमोस्ट 10 years आई एम इनटू इट। सो आप रोज देखते हैं, रूटीन में पता है आपको, बिहेवियर पता है, सुबह से शाम आपका काम वहीं से शुरू होता है। आपने काम की बात करी, आपने टूरिज्म में पढ़ाई भी की, जैसे अमित जी ने कहा, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपने एक निकाला है, इको टूरिज्म। आजकल सब इसकी चर्चा भी कर रहे हैं, तो इको टूरिज्म, आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे हमें? इको टूरिज्म मैम मास टूरिज्म से डिफरेंट है, और ये ऐसे है कि आप कहीं घूमने जा रहे हैं या टूरिस्ट एक्टिविटी हो रही है, उसका लोकल्स जो इन्वॉल्वमेंट है उनका क्या बेनिफिट हो रहा है, और वो बहुत ज़रूरी है। इंस्टेड ऑफ ए कमर्शियल सेटअप की एक पर्टिकुलर बिजनेस या किसी को फ़ायदा हो रहा है, जिस डेस्टिनेशन को आप विजिट कर रहे हो वहाँ के लोकल्स को, वहाँ के लोगों को क्या फ़ायदा मिल रहा है। कंजर्वेशन में किस तरह की मदद मिलती है इको टूरिज्म से? कंजर्वेशन में ये होता है कि आप लोकल पीपल को जब इन्वॉल्व करते हैं तो दे नो द प्लेस, दे नो द
सिस्टम, और वो अपने आप से ही करेंगे, उनके लिए ही चीज़ें हैं तो वो खुद से ही करेंगे, ज़्यादा एफर्ट की जी, जरूरत नहीं। लेकिन अगर पर्यटन की दृष्टि से बात करें तो भारत इनक्रेडिबल इंडिया है और अतुल्य भारत में राजस्थान का तो आकर्षण देखते ही बनता है। तो जब आप कहते हैं पधारो हमारे देश, क्या हर साल ताल छापर सेंचुरी में बहुत से सैलानी आते हैं और सीजन क्या है, कौन से अच्छे मंथ्स हैं कि हम विजिट करें? सीजन सर सितंबर टू मार्च जो है वो बेस्ट सीजन रहता है, तब माइग्रेटरी बर्ड्स भी रहते यानी हैं। सीजन चल रहा है अभी वेरोनिका। जी, इट इज द बेस्ट यू आर टाइम। बेस्ट वेलकम। जी जी। तो क्या ये फिर सितंबर से मार्च, जी। बाकी अप्रैल मई जून फिर गर्मी रहती है काफी? हाँ, मई जून में, अप्रैल इज कंपेरेटिवली गुड बट मई जून इज एक्सट्रीम टेम्परेचर। चूरू इज नोन फॉर एक्सट्रीम टेम्परेचर। तो इस समय पे जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो भारत में आते हैं, ताल छापर में खास कर अगर बात करें तो? जी मैम, तो विंटर माइग्रेंट्स अभी पीक पे होंगे तो दिसंबर इस समय कौन से बर्ड्स देखने को मिलेंगे? सेम द बर्ड्स ऑफ प्रे या कोई अन्य पक्षी भी आते हैं? और भी आते हैं, छोटे पेसरीन बर्ड्स भी हैं जो काफी नंबर्स में आते हैं। आपका फेवरेट बर्ड कौन सा है? मेरा मैम लेगर फाल्कन है जो यहाँ का रेजिडेंट बर्ड्स भी है। रैप्टर? रैप्टर। क्या खासियत है इस पक्षी की अगर लेगर फाल्कन की बात करें? लेगर फाल्कन इज सेकंड फास्टेस्ट फ्लाइंग बर्ड इन द वर्ल्ड। सो फास्टेस्ट पेरेग्रीन है, उसके बाद लेगर है। और क्योंकि एक अटैचमेंट हो गया है इतने दिन से, लेगर इज रेजिडेंट बर्ड आल्सो फॉर ताल छापर, सो हम भी रेजिडेंट है, वो भी रेजिडेंट है, तो मिलते रहते तो ये हैं। जो अटैचमेंट है ये सिर्फ आप ही का नहीं, बहुत से राजस्थानियों का, बहुत से भारतवासियों का। तो क्या ये सच है कि अगर हम राजस्थान की लोक परंपरा देखें, गीत संगीत, उनमें भी इन बर्ड्स का, पशु पक्षी का जिक्र होता है? जी सर, स्पेशली अगर आप कुरजा की बात करें तो कुरजा के काफ़ी राजस्थानी सॉन्ग्स भी बने हुए हैं जिसको डेमोसल क्रेन हम बोलते क्रेन। हैं। तो उसको लोकल लैंग्वेज में कुरजा बोलते हैं। तो उसके ऊपर काफ़ी राजस्थानी सॉन्ग्स भी हैं कि वो कुरजा संदेश लेके जाए या उस तरह के कितनी बने। सुंदर बात है, हमें आसपास की छोटी छोटी चीजों से हमारी आर्ट, हमारे गीत संगीत कितना इन्फ्लुएंस Yes, होते हैं। yes. कुछ और भी खास ऐसे पक्षी हैं जो ताल छापर में ही पाए जाते हैं जिसको देखने सैलानी आते हैं? जी, ताल छापर में एक छोटा सा बर्ड है, इंडियन स्पॉटेड ट्री क्रीपर। ओके। सो वो क्रीपर की तरह मतलब क्रीप करता है और कीड़े खाता है, वो उसी एरिया में पर्टिकुलरली मिलता है और देश विदेश से ही, इंडियन नहीं फॉरेनर्स भी बहुत पर्टिकुलरली उस बर्ड के लिए ताल छापर लेकिन आते हैं। अतुल जी, जैसा आपने शुरुआत में कहा कि ताल छापर सेंचुरी एक नोटिफाइड है ब्लैक बक के लिए, जी। और तो ब्लैक बक की कितनी संख्या है और ब्लैक बक की क्या विशेषता है? ब्लैक बक अराउंड 5000 के करीब अभी नंबर्स हैं। अच्छा, इतने काफी ज्यादा है। जी, क्योंकि प्रीडेटर यहाँ नहीं है तो नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं और खाना भरपूर प्रीडेटर है। मतलब टाइगर लाइन? हाँ, कोई भी किल करने वाला नहीं है बड़ा। ब्लैक बक की रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी काफी है अगर देखा जाए, खासकर राजस्थान में। जी मैम, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है, बिश्नोई कम्युनिटी, जो ब्लैक बक एंड चिंकारा को पूजते हैं, वो होली कंसीडर करते हैं और उसके लिए स्पेशली तो ये तस्वीर जो है ये एंटीलोप कैटेगरी में ही आते हैं, थोड़ा बताइए इनके ये कैरेक्टरिस्टिक्स। ब्लू बुल है, ये है ब्लैक बक, मेल है जो जंप कर रहा है। तो मेल के हॉर्न्स होते हैं, फीमेल के हॉर्न्स नहीं अच्छा। होते हैं। देखने में तो ये सब हिरन जैसे ही लगते हैं। कुछ खास बात इसकी अगर इन पर्टिकुलर अगर बोला जाए, व्हाट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम द अदर एनिमल्स? सो एक तो इनका जो एंटलर्स हैं वो डिफरेंट है, इनकी साइज भी अलग है। दूसरा, इनका आप देखेंगे मेल एंड फीमेल में क्या होता है, व्हेन दे आर बोर्न दे आर सेम, बट जैसे जैसे मेल ग्रो अप करता है उसके हॉर्न्स आने तो लगते ये हैं। हॉर्न है तो ये मेल है, जी, और कलर? कलर इसका अभी ग्रोन ब्लैक नहीं हो रहा है, धीरे धीरे अभी ये सब एडल्ट है। जैसे ही एडल्ट होगा इसका ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा, जो ब्राउन दिख रहा है तो वो आप ये ब्लैक कह रहे हैं मेल फीमेल का शुरुआती कलर सेम है, हाँ, जन्म बाद में में मेल वाला ब्लैक कलर का हो ब्लैक जाता है। कलर और का फीमेल? फीमेल रिमेन फीमेल सेम। रिमेन्स द सेम। ओके, तो फीमेल्स के हॉर्न्स नहीं होते नहीं हैं होते। विदाउट हॉर्न्स। जी। दैट्स द वे यू आइडेंटिफाई देम। जी। तो और ताल छापर में उसके अलावा और कौन से नेशनल पार्क्स आपने विजिट किए हैं और क्या उनकी खासियत है? भरतपुर रिसेंटली, केवला देव भी आपने विजिट किया है। जी, कपल ऑफ टाइम्स मैं गया हूँ। सो वहाँ के बर्ड्स अलग हैं, मोस्टली वाटर बेस्ड है, वेडर्स जिनको बोलते हैं। तो वो अपने आप में भी एक अद्भुत जगह है। उसके अलावा मैंने डेजर्ट नेशनल पार्क विजिट किया है। सो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट नेशनल पार्क्स इन इंडिया, जो पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पे, और बस्टर्ड के लिए गवर्नमेंट उन पे काफ़ी काम कर रही है। तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी से किस तरह कंजर्वेशन में मदद मिलती है? कंजर्वेशन, एक तो लोगों में अवेयरनेस बढ़ती है, इंटरेस्ट बढ़ता है वाइल्ड लाइफ को। नॉर्मली अगर आप नहीं इंटरेस्टेड हैं तो आप जाएंगे ही नहीं। तो आप जब जाते हैं, विजिट करते हैं, हम भी लोग जैसे घूम रहे हैं कंटिन्यू, तो जो फॉरेस्ट गार्ड हैं, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं, सो वी आर ऑल्सो लाइक गार्ड्स। हम जाते हैं, कुछ भी गलत हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो वी इन्फॉर्म डायरेक्टली। तो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वहाँ पर ताल छापर में, उसका रोल क्या है? उन्होंने ग्रासलैंड्स को कैसे डेवलप किया? सो उसके लिए स्पेशली मैं नाम लेना चाहूँगा, मिस्टर सूरज सिंह जी पूनिया यहाँ पे फील्ड ऑफिसर थे। तो उन्होंने उनका जो विजन था
और जो आज करंट कंडीशन हम देख रहे हैं वो उन्हीं की देन है। और अभी भी रिटायरमेंट के बाद उनका जो पैशन एंड डेडिकेशन है वो देखने कैसे लायक है। बनते हैं ग्रासलैंड्स? तो ग्रासलैंड नॉर्मली ये फ्लैट्स एंड सेलाइन लैंड उनके पास अवेलेबल था और ऑलरेडी कुछ ग्रासेस थी, तो जो डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ ग्रासेस भी उन्होंने इंट्रोड्यूस की वहाँ पे और उसको प्लो करके लगाया गया। ईयर ऑन ईयर हार्वेस्टिंग के हिसाब से उसको जी जी। और डेवलप किया गया। आपने बताया था कि लोकल कम्युनिटीज का आसपास जो लोग रहते हैं उनका भी काफी योगदान रहता है, खासकर इको टूरिज्म में या बर्डिंग में भी। जी। तो लोकल कम्युनिटीज किस तरह से मदद करती हैं, किस तरह सहायक रहती हैं? देखिए स्पेशली जैसे ग्रासलैंड है तो नॉट ओनली फॉर कंजर्वेशन पर्पस, कुछ भी क्लेमिटी की सिचुएशन है, जैसे एक टाइम में पहले अकाल के टाइम में ब्लैक बक्स के लिए खाना नहीं था, तो लोकल्स ने काफ़ी हेल्प की डिपार्टमेंट की। ओनली गवर्नमेंट कांट डू एवरीथिंग, तो लोकल लोगों ने चारा भी उपलब्ध कराया, हेल्प करी कि कैसे उनको पानी भी उपलब्ध कराया। सबका साझा प्रयास रहता है। लेकिन जी। आपने अपनी गाइड के बारे में बताया था जो लोकल हैं और काफी कुछ जानते हैं और काफी सहायता भी होती है टूरिज्म में। हाँ, टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जैसे क्या रहता है कि सीजनल काम है, तो हमने एक मिक्स्ड हाइब्रिड अप्रोच रखी है। जो ऑलरेडी पार्शियली एम्प्लॉयड लोग हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो जैसे कोई ड्राइवर है तो वो ड्राइवरी कर रहा है लोकल पर, उसको एज ए गाइड हमने ट्रेन किया कि जो भी बाहर से टूरिस्ट आते हैं उनको आप एक्स्ट्रा इनकम के लिए कर सकते हैं। जी। एक ऑलरेडी कोई फार्मिंग कर रहा है या ऑलरेडी काम में इन्वॉल्व है, उनको अनएजुकेटेड लोग भी हैं मेरी टीम में जो बिल्कुल लिटरेट नहीं है और उनका पैशन एंड डेडिकेशन से उन्होंने 2 साल में इतना पिकअप किया है। दे कांट प्रोनाउंस द नेम बट उनका स्पॉटिंग बहुत बढ़िया है, बर्ड्स को देखने का, बिहेवियर समझने का। ओके, चलिए आपको 2 और तस्वीर दिखाते हैं ब्लैक बक्स की ही। जैसा बताया अतुल जी ने कि ताल छापर सेंचुरी खासतौर पे ब्लैक बक्स के लिए है, और आपने बताया था मेल है तो हॉर्न है। ये तस्वीर क्या कहानी बयां कर रही दोनों है? ही मेल्स हैं। ये दोनों ही मेल्स हैं। तो ब्लैक बक्स जो होते हैं वो टेरिटोरियल होते हैं, वो अपनी टेरिटरी को मेंटेन रखते हैं और इनका एक काइंड ऑफ हरम सिस्टम भी होता है। तो दे हैव एवरी मेल हैव 10 to 15 फीमेल इन देयर एरिया, सो उसको गार्ड करने के लिए और टेरिटरी को गार्ड करने के लिए दे फाइट विद ईच अदर। पीछे क्या है, वो सूरज की किरणें थी? जी, ये एक फोटोग्राफी का ही कमाल है कि आप बैकलिट में थोड़ा डार्क मोड करके उसको फोटो सनराइज, लेते हैं। सनसेट, खूबसूरत Sunrise, composition। सनराइज। सो दे लुक लाइक फाइटिंग इन द फायर। यस। So they do really fight? Yes, they do, and नहीं, they are but serious but fights. can they attack a human being also, or they're friendly? Normally no, they stay away unless कोई human friendly हो गया है बचपन से या रेस्क्यू किया हुआ है, so that come closer. अगर उस पिक्चर की बात की जाए पुनः, द सेम पिक्चर कॉम्पोजिशन किस तरह आप डिसाइड करते हैं? बिकॉज एकदम से चीजें हो जाती हैं, तो उस पिक्चर की कॉम्पोजिशन आपने किस तरह की? Normally हमें विद एक्सपीरियंस वी नो प्री डिफाइंड की मॉर्निंग सनराइज में अगर इस तरह का कॉम्पोजिशन लेता है, तो मैं इतने दिनों से काम कर रहा हूँ, तो किस तरह का फ्रेम अपने दिमाग में रहता है। तो ऑलरेडी जो भी मेरे पास फोटोग्राफी करने आते हैं तो उनको मैं पहले से बता देता हूँ क्या सेटिंग आपको रखना है, इस तरह का शॉट अगर आपको लेना है तो किस तरह से आएगा। जी, यानी अगर आप ताल छापर जाके ये तमाम चीज़ें देखना चाहें तो आप सितंबर से मार्च प्लानिंग कर सकते हैं। पर देखिए एक चुनौती जो आती है वाइल्ड लाइफ में भी है कि मई और जून में तो देखिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, 50-55 चला जाता है, फिर बारिश आ जाती है। तो जो बाकी 6 महीने हैं, अप्रैल से लेकर आप लगाइए अगस्त तक, तब फिर क्या करते हैं आप? सर नॉर्मली देखेंगे तो अप्रैल तक तो हमारा काम रहता है, कुछ ना कुछ लोग आते रहते हैं। तो मई जून ऐसी कंडीशन नहीं है कि वहाँ काम किया जाए, और हमारा भी राजस्थान में आप नहीं तो नॉर्मली हम छुट्टियों में कहीं घूमने चले गए या किसी और नेशनल पार्क या बर्ड सैंक्चुरी? जी, तो माउंटेन्स में चले गए। जुलाई अगस्त में बारिश भी होती है, प्लस वी प्रिपेयर फॉर द सीजन, तो आने वाले सीजन के लिए कुछ चीज़ें प्रिपेयर ऑलरेडी रेडी होना है। जी। सो उसके नहीं, तो लिए बहुत ही अच्छे आप कार्य कर रहे हैं। और एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है कि देखिए 26 नवंबर संविधान दिवस के रूप में मनाया गया, और आज यहाँ डीडी मॉर्निंग शो में हमने संविधान की कॉपी भी रखी है। अगर आप इसके पार्ट 4 पर नज़र डालें जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, और फिर पार्ट 4A जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, तो कुल मिलाकर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हम सभी नागरिकों की। उसमें से एक अतुल जी है कि हम नेचुरल एनवायरनमेंट को कंजर्व करें, फिर चाहे वो नदी हो, वन हो, वन्य जीव हो, झील हो, उनके संरक्षण में योगदान दें, हर लिविंग क्रीचर के प्रति कंपैशन रखें। ये संविधान की फंडामेंटल ड्यूटी कहती है। तो हम क्या दायित्व निभा सकते हैं जब हम सैलानी बनकर आएँ, क्योंकि इको टूरिज्म की बात हुई, क्या डूज एंड डोंट्स हैं वहाँ पर? सबसे बड़ा ये है सर कि हम अपने फुटप्रिंट्स सिर्फ ध्यान रखें कि कुछ भी ट्रेस एंड कचरा नहीं फैलाएं। हम देखते हैं टाइम टू टाइम, हम टीम के साथ मिलके क्लीनिंग भी करते हैं जो भी एरियाज है, क्योंकि बहुत हैबिट हो गया है और इस तरह का पोल्यूशन फैलाने का है। दूसरा जो वाइल्ड लाइफ है उनका अपना घर है,
आपके घर में घुस के अगर कोई इंट्रूड करेगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो ये हमें एज ए ह्यूमन बीइंग समझना है कि उनकी पर्सनल जोन में हम जा रहे हैं, तो हम अपने तरीके से बिहेव करें और कहीं भी उनको ये नहीं फील हो कि हम उनका इंट्रूड कर रहे हैं। फोटोग्राफी भी आजकल काफ़ी इंट्रूसिव हो गई है, बहुत सारे फोटोग्राफर्स, बहुत सारे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स हो गए हैं, तो इसको किस तरह नॉन इंट्रूसिव रखा जाए फोटोग्राफी को? तो ये बहुत पर्सनल भी है, लोगों को खुद से भी समझना है। हम जहाँ काम करते हैं तो अपनी टीम में भी सबको पता है कि हम एक डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। अगर हम व्हीकल से जा रहे हैं तो व्हीकल से उतरना नहीं है, कहाँ पे आपको किस तरह का फ़ोटो लेना है वो हम पहले से प्री डिफाइन रखते हैं और रूल्स फॉलो करते हैं। जी चलिए, जब हम सफारी की बात करते हैं तो टाइगर सफारी बहुत लोकप्रिय है, लेपर्ड सफारी, बिग कैट सफारी, लेकिन अब आप ताल छापर सेंचुरी जा सकते हैं, चुरू राजस्थान, जहां पर आप बर्ड सफारी भी कर सकते हैं। आज कार्यक्रम में आके चर्चा करने के लिए अतुल जी आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। Thank you. धन्यवाद।